कैरी की ये किताब द एंड ऑफ कॉलेज, इसकी समरी लेकर मैं हाजिर हूँ। हायर एजुकेशन का फ्यूचर ऑनलाइन ही होगा और वो वक्त भी आ चुका है। इन फैक्ट्स को अगर हम समझे तो अमेरिकन हायर एजुकेशन सिस्टम अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहा है जिसके लिए उसको लाया गया था। कई सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की डिग्री टाइम पर नहीं आ रही है, उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स के स्कोप को बांध के रख लिया है और इसको फुलफिल करने का एक ही तरीका है अच्छी पढ़ाई। लेकिन एक सर्वे करने के बाद पता चला कि जितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था उसमें से 2/5 स्टूडेंट्स से भी कम ही अपने 4 साल के ग्रेजुएशन ईयर को कंप्लीट कर पाए। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसमें से 2/3 स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो कॉलेज के 6 सालों में भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए। एक 2014 के यूएस सेंसस ने इस बात को कंफर्म किया कि 35 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने 25 ईयर की एज के बाद कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। पर फिर उन स्किल्स का क्या जो बच्चे सीखने के लिए बने हैं? सोशियोलॉजिस्ट रिचार्ड अरुम एंड जोसेफा रॉक्सा ने यूनाइटेड स्टेट्स के अलग-अलग कॉलेजेस के बहुत सारे स्टूडेंट्स पर एक सर्वे किया। उनको इस स्टडी से पता चला कि कॉलेज के 2 साल के बाद भी 45% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बेसिक डिसिप्लिन्स का ही नॉलेज नहीं है, जिसमें आता है क्रिटिकल थिंकिंग यानी टफ टाइम में आप कैसे सोचें, कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यहाँ तक कि कॉलेज के 4 साल खत्म होने के बाद भी 46% स्टूडेंट्स में कोई खास प्रोग्रेस नहीं की थी। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, इसलिए ऑथर ने इसे यूनिवर्सिटी ऑफ एवरीवेयर कहा है। फ्री ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन किसी को भी कहीं भी कभी भी 24/7 मिल जाएंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए इजी भी होगा। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही या बोझ से दबे हुए लोगों के लिए एक फिनिशिंग स्कूल नहीं होगा, बल्कि ये एक विजन है फ्यूचर का जो ऑलरेडी आ चुका है। वो यूनिवर्सिटी जहाँ से कभी भी कोई भी कैसे भी पढ़ सकता है। ऑथर ने खुद ने एक बायोलॉजी क्लास की ऑनलाइन सीरीज अटेंड की थी, जिसके लेक्चर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर ने दिए थे। जो क्लास थी वो एडेक्स ने लगाई थी, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन थी जो MIT एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर बनाई थी। अगर फ्यूचर में भी ऑनलाइन कोर्सेज आएंगे ही तो आज से हम इसकी शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? पहले यूनिवर्सिटी सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में सोचती थी, लेकिन बहुत जल्द ही ये बदल गया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी कब, कहां और कैसे आई थी? या उन यूनिवर्सिटीज के पर्पस और गोल क्या थे? शुरुआत में ये सिर्फ स्टूडेंट पर ही फोकस करते थे। सबसे पहली यूनिवर्सिटी बोलोना में 1088 में एस्टैब्लिश हुई थी, जो कि स्टूडेंट्स ने ही शुरू की थी। उन्होंने टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा, जिन्हें शायद आज के हिसाब से टीचर्स कम ही मानेंगे। उस वक्त ना बहुत कठिन रूल्स ना स्ट्रिक्ट कंडीशंस हुआ करती थी। टीचर्स ना तो अपनी इच्छा से कभी क्लास कैंसिल कर सकते थे और टाइम पर आना तो बहुत ही जरूरी था। और तो और अगर किसी स्टूडेंट की किसी लेक्चर में अटेंडेंस कम है तो उसका फाइन भी टीचर को ही देना पड़ता था, क्योंकि शायद टीचर ही अपनी ड्यूटी अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है और इसलिए स्टूडेंट्स उनका लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोग चीजों के लिए अवेयर होने लगे, उन्हें चीजें समझ में आने लगी और सब बदलने लगा। लोग धीरे धीरे नॉलेज को कमाने का सिर्फ एक जरिया समझने लगे और उसके बाद भी यूनिवर्सिटीज अपनी प्रोग्रेस के लिए स्टूडेंट्स का हरासमेंट करने लगी। अगर आपको कुछ सीखना या पढ़ना है तो या तो आपको किसी प्रोफेसर से पढ़ना होगा या बुक्स खरीदनी होगी। इसके कारण एजुकेशन एक पैसा कमाने का जरिया हो गया था और मार्केट में ऐसी यूनिवर्सिटीज लगातार ग्रोथ करते ही जा रही थी, जिसके कारण सप्लाई और डिमांड दोनों ही बढ़ गए थे। यूनिवर्सिटीज जैसे ही बढ़ना शुरू हुई, उन्होंने ये बताना शुरू किया जैसे वो स्टूडेंट्स पर नहीं प्रोफेसर पर फोकस करते हैं। अगर हम पेरिस की यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कि वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर्स ने खुद को कैनन लॉ, थियोलॉजी एवं मेडिसिन की फैकल्टीज में डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद यूनिवर्सिटी की डिमांड बढ़ गई थी और प्रोफेसर अपनी नॉलेज के कारण वहाँ के गेटकीपर्स बन गए। उन लोगों को ये भी हक मिल गए थे कि वो बताएं कि कौन सा स्टूडेंट एनरोल कर सकता है और कौन सा नहीं। यूनिवर्सिटीज का प्लान भी यही था कि वक्त के साथ खुद का वो ये बिजनेस और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर के फॉर्म में उनके पास एक बहुत बड़ा बुक का कलेक्शन हुआ करता था। उस टाइम पर बुक्स खरीदना बहुत कॉस्टली हुआ करता था, क्योंकि हाथों से बुक कॉपी करना बहुत कठिन होता था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कारण बुक्स की डिमांड बहुत बढ़ गई थी और ऐसे में स्टूडेंट्स भी लर्निंग के असली मतलब और तरीके को भूलने लगे। यूनिवर्सिटी के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पर यूनिवर्सिटी की नींव रखी हुई है। यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट के पीछे के पॉइंट्स कभी क्लियर ही नहीं हुए, जैसे ये कैसी होनी चाहिए, इसकी टीचिंग्स का मेन एम क्या होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से 3 प्रिंसिपल्स पर ही चला है और इन्हीं प्रिंसिपल्स के कारण 3 अलग-अलग तरीकों की यूनिवर्सिटी खुली: द लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी, द रिसर्च यूनिवर्सिटी एंड द लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी। लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी को उसका नाम ईयर 1862 में हुए मॉडल लैंड ग्रांट एक्ट से मिला। इस एक्ट ने लोगों को आजादी दी कि अगर उनके पास खुद की जमीन और उससे आई हुई इनकम वो यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस का मेन एम था जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो एग्रीकल्चर और मैकेनिकल आर्ट्स से जुड़े और काम को समझे। ये इंस्टीट्यूशंस जॉब करने का नया ऑर्गेनाइजेशन था कई लोगों के लिए। जो दूसरा प्रिंसिपल था वो 19th सेंचुरी के जर्मन से और स्पेशली विल्हेम वॉन हम्बोल्ट से जुड़ा हुआ है। ये आइडिया रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का था, लेकिन वॉन हम्बोल्ट हमेशा से स्कॉलर्स पर फोकस करने का कहा करते थे। उनका मानना था कि यही लोग एजुकेशन को और अच्छे से बड़ा कर सकते हैं और ह्यूमंस की प्रोग्रेस के लिए बहुत सही साबित हो सकते हैं और स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा। ये आइडिया यूरोप में भी बहुत फेमस हो गया और थर्ड प्रिंसिपल लिबरल आर्ट्स की यूनिवर्सिटी की नींव रखता है। ये ब्रिटेन के कार्डिनल न्यूमैन के आइडिया से लिया गया है, जो कि वॉन हम्बोल्ट के समय के ही है। न्यूमैन का मानना था कि यूनिवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज सभी तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट अकेले साइंस और फिलॉसफी को आगे नहीं बढ़ा सकते। न्यूमैन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को ये बताना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी कैसे बना और ये आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे है, और इसलिए यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को अलग-अलग सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग दी। स्टूडेंट्स ने भी किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने के बजाय हर फील्ड का नॉलेज लिया। अगर ऐसे वर्ल्ड की बात करें जहाँ सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ न्यूमैन के
मॉडल को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, पर यूनाइटेड स्टेट्स में तीनों ही मॉडल को बराबरी का प्यार एंड सपोर्ट मिला, इसलिए वहाँ की यूनिवर्सिटी तीनों ही प्रिंसिपल्स पर काम करती है। चार्ल्स विलियम एलियट ने सबसे पहले हाइब्रिड यूनिवर्सिटी बनाई और उसकी मदद से बिजनेस बढ़ाया। आज की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो हाइब्रिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ना तो वो पूरी तरह से रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ना तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ना ही लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस। हाइब्रिड मॉडल ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट चार्ल्स विलियम एलियट 1894 to 1926 ने बनाया था। एलियट का मानना था कि स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट में स्कॉलर बनाने से पहले जरूरी है उनका बेसिक चीजों को सीखना, लाइक ऑब्जर्व करना और फिर उसके बारे में गहराई से सोचना। उनकी जो बैचलर्स की डिग्री थी वो स्टूडेंट्स के अंदर ये बेसिक स्किल्स निखारने के लिए ही थी। एलियट का मानना था कि सिर्फ मैच्योर स्टूडेंट्स ही कंपेयर कर सकता है और उसका अप्रोप्रिएट रीजन दे सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी किसी भी रिसर्च प्रोफेशनल और ग्रेजुएट रिसर्च स्कूल के लिए बैचलर्स की डिग्री मिनिमम क्राइटेरिया में रखी। इसलिए ऐसे सब्जेक्ट्स जो बैचलर्स में आते थे वो बहुत ही वास्ट होते थे और उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता था, जैसे इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी एंड द साइंस। और इसके बाद लिबरल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स और रिसर्च यूनिवर्सिटी दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट मेल खाते थे। स्टार्टिंग में इस पढ़ाई का मतलब सिर्फ जनरल ट्रेनिंग से था। बैचलर्स डिग्री का सिलेबस भी बहुत सिंपल सा हुआ करता था। इसका मेन मकसद था कि जो बच्चे ये जनरल स्टडीज कर लेंगे वही स्टूडेंट्स आगे जाकर डेप्थ स्टडी करके स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और उन्हें पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी अलग होंगे। ये ग्रेजुएट स्कूल का मॉडल कई हद तक वॉन हम्बोल्ट के मॉडल जैसा ही था, इसलिए ये बैचलर्स डिग्री का कोई करिकुलम या सिलेबस सेट नहीं था। एलियट चाहते थे कि ये स्टूडेंट्स खुद ही डिसाइड करें कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। एलियट का ये सिस्टम बहुत ही फैला और दूसरी यूनिवर्सिटीज ने भी इसे कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से बैचलर्स के लिए ही एक अलग प्रोग्रेसिव मार्केट बना। अब जब स्टूडेंट्स के पास ये राइट्स थे कि वो इंटरेस्ट खुद ही सिलेक्ट कर सकते थे, तब यूनिवर्सिटीज ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, लाइब्रेरी और डेवलप करवा दी, डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे बना दिए। इसका मेन मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना था, लेकिन इस प्रोग्रेस का एक रिजल्ट भी था कि सब यूनिवर्सिटीज इसका खर्चा नहीं उठा सकती थी। ऐसे हालत में जो बड़ी और अमीर यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने अपना एडमिशन सिर्फ अमीर स्टूडेंट्स तक लिमिटेड कर दिया। ऐसे में जो हाइब्रिड सिस्टम था वो टूट गया और टू टायर सिस्टम बना, जिसके फ्लॉज हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एवरीवेयर का मॉडल टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में कमी बताता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। सोचिए कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले ही खुद के लिए क्रेडिट अर्न करने लगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ एवरीवेयर आपको ये करने देता है। शायद आप इसके कुछ फॉल्स को माफ भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इनमें क्या-क्या कमी है। प्रेजेंट हाइब्रिड मॉडल यूनिवर्सिटी की तुलना में यूनिवर्सिटी ऑफ एवरीवेयर फेस टू फेस कम्युनिकेशन का अभाव होता है। एक टीचर फेस टू फेस कांटेक्ट अच्छा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाइब्रिड यूनिवर्सिटीज के टीचर अभी भी ठीक से ट्रेन नहीं हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एवरीवेयर में कंप्यूटर के थ्रू बातचीत होती है। इसमें आप अपने टीचर से बिना किसी डिस्टर्बेंस के बात कर सकते हैं। आप टीचर से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टीचर इलेक्ट्रॉनिकली आपकी फेवरेट मेथड्स या एबिलिटीज के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की बात आने पर यूनिवर्सिटी ऑफ एवरीवेयर अपने आप में कुछ अलग है। आप अपनी जगह पर और अपनी सूट करने के टाइम और प्लेस पर पढ़ाई कर सकते हैं। एक लेक्चर रूम में ऊब या थक कर बैठे रहना एक पुरानी मेथड हो चुकी है, जहाँ टीचर बहुत चुपचाप बोल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ एवरीवेयर में आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं या जब आप मूड में हो तो वापस आ सकते हैं। ऑथर के एक्सपीरियंस को सोचे, उन्होंने एडेक्स पर बायोलॉजी कोर्स लिया। जब भी वो चाहते थे वो लेक्चर को रोक देते थे, समझ न आने पर वो दोबारा उसे देख लेते थे। अगर वो पहले से किसी इन्फॉर्मेशन को जानते तो कई बार लेक्चर को आगे बढ़ा देते थे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है जिन्हें ट्यूशन या अन्य खर्च करने के लिए जॉब्स की नीड है। इस मॉडल की हेल्प से मिस किए गए लेक्चर्स या सेमिनार्स को वापस पढ़ना बहुत आसान है। यूनिवर्सिटी ऑफ एवरीवेयर अभी तक परफेक्ट नहीं है, लेकिन पुरानी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में इसके फायदे क्लियर है। फ्यूचर के लिए ये क्लियर रास्ता है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा फीस वसूलती है, लेकिन उन्हें स्टूडेंट्स के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। इनफैक्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी की कई बड़ी-बड़ी एग्जाम्स है जिसमें बहुत गलतियां रहती है और भी कई सारी बड़ी-बड़ी गड़बड़ियां होती है जो किसी की नजर में ही नहीं आती। शुरुआत में ही ये बातें क्लियर है कि हाइब्रिड यूनिवर्सिटी का पूरा ध्यान अंडर ग्रेजुएट्स की रिसर्च में होने वाले एक्सपेंसेस पर होता है। यहाँ तक कि ऐसे प्रोफेसर्स जो अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाते हैं या जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, उन्होंने कभी इस पर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रिसीव की कि ग्रेजुएट्स को पढ़ाते कैसे हैं। पिछले 100 सालों से यही चला आ रहा है और अभी तक यही चल रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब से लेकर आज तक यूनिवर्सिटी सिर्फ रिसर्चर्स और उनके स्पेशलाइजेशन पर फोकस करती है। अगर वो उन्हें ट्रेनिंग देना भी चाहे तो रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देगी टीचिंग के बजाय। और अगर इकोनॉमिकली सोचे भी तो इसका मतलब भी है क्योंकि यूनिवर्सिटी की कमाई किसी को टीचिंग प्रोसेस सिखाने से नहीं बल्कि एकेडमिक स्टाफ को देने से आती है, जब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट एग्जाम में लिख कर आते हैं। और सबसे क्रेजी बात ये है कि यूनिवर्सिटी टीचिंग के तरीकों को सुधारने में इंटरेस्टेड है भी नहीं और वैसे भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स रोज कॉलेज भी नहीं आते। अगर एमआईटी की बात की जाए, एक स्टूडेंट एनुअली $42,000 पे करता है और बाकी सारे एक्सपेंसेस मिलाकर $15,000 देता है, तो आपको लगेगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ये हार्वर्ड और येल जैसी अमीर यूनिवर्सिटीज में आते हैं। लेकिन ये सच में महंगा है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कभी महंगे स्कूल में नहीं पढ़े हैं। करंट एजुकेशन सिस्टम के बहुत सारे फॉल्स हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। इस बुक की समरी का मेन मैसेज है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को अब बदलने की जरूरत है। आज यूनिवर्सिटी जो भी है बहुत लंबे मेहनत के बाद बनी है, लेकिन ये अपने मेन गोल से भटक रही है। वो स्टूडेंट्स को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा रही है और इस प्रॉब्लम का हल हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिल सकता है। एक नया मार्केट आएगा और नए कंज्यूमर होंगे। यूनिवर्सिटी जो सबकी होगी और हर जगह होगी। द यूनिवर्सिटी ऑफ एवरीवेयर।